Good morning, students. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir. Good Good morning. morning, Good sir. morning. Morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में दिया हुआ था, उसको ट्राई करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स में सिंपल हेक्सागोनल और क्लोज पैक हेक्सागोनल। सो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। तो ये क्वेश्चन मैंने कल क्लास में बोला था आपसे। एक मिनट, मेरा स्क्रीन अभी थोड़ा डेस्कटॉप पर आ नहीं रहा है। ये पावर पॉइंट अभी ओपन हुआ, फिर पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, कट गया। अगेन शेयर कर दिया मैंने स्क्रीन एंड दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करें तो अगर हम लोग देखेंगे, मास ऑफ क्रिस्टल, मास ऑफ क्रिस्टल जब ये एफसीसी होगा और जब ये क्रिस्टल सिंपल क्यूबिक होगा, mass of crystal when FCC and when simple cube both are same। ऑलरेडी बोला हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल इज आल्सो सेम। क्वेश्चन बोल रखा है वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल जब एफसीसी में होगा और जब सिंपल क्यूबिक में होगा, दोनों केसेस में मास और वॉल्यूम दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, मास सेम क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रिस्टल एज इट इज वही रहेगा, ओनली उसमें स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो मास की बात हम करें तो मास ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स सेम। और क्वेश्चन में ही वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल पर स्टेटमेंट दे दिया है कि दैट
volume of crystal is does not change, does not involve any change. तो वॉल्यूम के सो मास और वॉल्यूम सेम होने पर डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन सेम. वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल इन सिंपल क्यूबिक, देयरफॉर डेंसिटी एफसीसी में और डेंसिटी सिंपल क्यूबिक में सेम हो जाएगी. और इसका मतलब होगा एन इफेक्टिव फॉर एफसीसी. एफसीसी वाले में ये एफसीसी वाला ही नंबर ऑफ एटम्स लिखना पड़ेगा. एंड देन मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम में ए एफसीसी लिख देता हूँ, ए एफसीसी क्यूब, बिकॉज लैटिस पैरामीटर अब एफसीसी वाले का होगा. यहाँ राइट साइड में एन इफेक्टिव ऑफ simple cubic and this multiplied by molar mass divided by Avogadro number into ASC cube. तो अगर क्रिस्टल का वॉल्यूम सेम है, क्रिस्टल का मास सेम है, तो ऑफ कोर्स डेंसिटी सेम होगी. और जब डेंसिटी सेम होगी तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों के वॉल्यूम, दोनों के यूनिट सेल्स का वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा. अगर हम एन इफेक्टिव की बात करें तो एक में होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम. अच्छा, कैपिटल एम एन ए कैंसिल कर देता हूँ इसको. तो आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स का रेशियो है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स का रेशियो है वो 4 और 1 का है. तो अगर मैं यहाँ पर ए एफ सी सी क्यूब अपॉन ए एस सी क्यूब, इसकी अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा एन इफेक्टिव. जो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो है उसी रेशियो में आपका वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा. चेक कर लीजिए. तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, दैट मींस एक यूनिट सेल होगा सिंपल क्यूबिक वाला तो उसमें एक एटम आएगा, फेस सेंटर क्यूबिक वाला आएगा तो उसमें 4 एटम्स आएंगे. तो वॉल्यूम का भी रेशियो उसी नंबर ऑफ एटम्स के रेशियो में ही होगा. ऐसा नहीं है कि दोनों का यूनिट सेल बराबर इक्वल साइज का होगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो डेंसिटी कम ज्यादा होनी पड़ेगी. फिर यहाँ डेंसिटी फिक्स है, डेंसिटी इज कांस्टेंट. क्या नहीं समझ में आया? ये वॉल्यूम का रेशियो दिख रहा है, फार्मूला करेक्ट, ये फार्मूला करेक्ट है. हाँ सर. तो क्या नहीं समझ में आया इसमें, ये तो बताओ. सर इसमें वॉल्यूम का क्या 4/1. सर इसमें वॉल्यूम का क्या सिग्निफिकेंस है? क्या मतलब? क्रिस्टल सर, ये वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल ऑफ सिंपल क्यूबिक इक्वल है. इससे क्या आप शो कर रहे हैं सर? 2-3 डाउट्स है सर इस क्वेश्चन में, पूछ ले अभी. हाँ तो पूछ रहे हो तो अब इसमें पूछने में अब कुछ सर, और तो इसमें कोई और लैंग्वेज में पूछना था. नहीं हाँ सर, बोलो. पूछना है सर. आपने एक अच्छा आप ये बताओ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप मान लीजिए आपको 10, 12, 15, 50, 100, 200 बॉल्स दी जाती हैं. बॉल्स को बोला जाता है कि आप सिंपल क्यूब में अरेंज करो या फेस सेंटर टाइप का अरेंजमेंट कर लोगे. आपके पास नंबर ऑफ बॉल्स, मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ बॉल्स, अगर आपके पास 100, 200, 400, 1000 कुछ भी दे दिया जाए, आपसे बोला जाए अलग अलग क्रिस्टल्स बनाइए, अलग अलग टाइप का लैटिस टाइप का, अलग अलग बेसिस लेकर के आप उसको बनाइए, तो आप बना तो सकते हैं ना. यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर वॉल्यूम का चेंज नहीं है. ये स्टेटमेंट पढ़ लो, लिखा है इट इज ऑब्जर्व दैट दिस फेज ट्रांजिशन डज नॉट, मतलब पहले क्रिस्टल एफसीसी टाइप के अरेंजमेंट से बना हुआ था, एफसीसी टाइप के यूनिट सेल से बना हुआ था, बाद में वो सिंपल क्यूबिक टाइप का अरेंजमेंट हो गया. यूनिट सेल में पहले 4 एटम्स थे, बाद में एक. क्या कह रहे हो? साइज भी चेंज होगा क्या? एटम का साइज कम, एटम का साइज रेडियस चेंज हो सकता है क्या? आप बताओ एक बार. वही सर, नहीं होगा तो फिर एटॉमिक रेडियस एटम के अंदर क्या कोई, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एटम का रेडियस क्या कोई कम कर सकता है? एटम को ऑलरेडी एटम अपना मिनिमम एरिया रखता है, मिनिमम रेडियस रखता है स्फेरिकल साइज का. ठीक है. अब आप बोलो आपका कंफ्यूजन क्या है, मैंने पहले उसमें देख लेता हूं. हाँ बोलो.
सर जैसे कि एफसीसी की बात करते हैं, अगर सर पहला डाउट तो ये था कि सर एफसीसी में बात करते हैं तो टोटल उसमें 4 आते हैं सर, एन इफेक्टिव 4 आते हैं, मतलब 4 एटम्स का कंट्रीब्यूशन है सर उसमें एक यूनिट सेल में, ठीक और है, वही ठीक वॉल्यूम है, में। ठीक है। और सर अगर हम पेरिमेट मतलब सिंपल हम्म, क्यूबिक लेते हैं सर, तो उसमें एक एटम का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है सर। तो सर इसमें तो ठीक वॉल्यूम है फिर। मतलब कौन से वॉल्यूम की बात कर रहे हैं सर, क्योंकि वॉल्यूम तो सर चेंज होगा, क्योंकि अगर हम एक एटम का कंट्रीब्यूशन देखते हैं एक यूनिट सेल में, तो उसका 4 पाई/3 जो भी आर के होता है। भाई, और ये सोल्यूशन फॉलो कर रहे थे इतनी देर से या नहीं कर रहे थे? आप एक बात बताओ मुझे। हाँ जी सर, किया है सर, क्या है, आंसर आप तो आ गया सोल्यूशन सर। फॉलो कर रहे हैं? हम्म। नहीं, मैं आंसर आने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं मैंने वॉल्यूम अलग अलग लिखा है कि नहीं, दोनों का सर्किल कर रहा हूं, देखो। सर क्यों लिखा है सर, वॉल्यूम ये ऑफ डाउट था सर। फेस सेंटर्ड। हाँ, क्यों लिखा है सर, ये पूछ रहा था, क्योंकि अरे आप ही, क्रिस्टल अलग अलग मैं है। ये बता रहा हूं कि आपके पास क्रिस्टल अलग अलग टाइप का नहीं है, एक ही क्रिस्टल में एटॉमिक अरेंजमेंट, कहीं कॉर्नर पर था एटम, हो सकता है फेस सेंटर पे चला गया होगा, फेस सेंटर पे था, कॉर्नर चला गया, हाँ कहीं पर एटम्स का मूवमेंट हुआ फेस ट्रांजिशन में, क्रिस्टल चेंज हो गया, क्रिस्टल का बिहेवियर पहले एफसीसी था, बाद में सिंपल क्यूबिक टाइप का हो गया, ठीक है। हम्म। ये होता है, बहुत सारे क्रिस्टल में होता है। आयरन, आयरन लो टेम्परेचर पे बॉडी सेंटर जैसा दिखाता है, हाई टेम्परेचर पे एफसीसी जैसा दिखाता है, और बहुत हाई पे जाओगे तो हो सकता है कोई और क्रिस्टल में वो स्ट्रक्चर अपना दिखाए। सर तो एक्स्ट्रा तो जो हमें तो वॉल्यूम फिक्स नहीं लेना है ना। क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम फिक्स नहीं लिया है ना, यहाँ पर दोनों के यूनिट सेल्स का वॉल्यूम अलग अलग लिया है। क्यों लिया है? बिकॉज एक में 4 एटम होगा, एक में 1 एटम होगा, मैं कैसे वॉल्यूम फिक्स कर दूं? और वॉल्यूम ही अगर मैं यूनिट सेल का वॉल्यूम फिक्स कर दूंगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम और क्रिस्टल का वॉल्यूम अलग अलग है। बात एग्री करते हो कि नहीं करते हो? हाँ सर, यूनिट सेल जो एक क्यूब हम मतलब पूरा जो एक क्यूब आता है उसका लेते हैं, हाँ, यूनिट सेल यूनिट के सेल का वॉल्यूम को मतलब। लेकर यहाँ डेंसिटी कैलकुलेशन में यूनिट सेल का वॉल्यूम रोल प्ले कर रहा है। और क्रिस्टल के वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो एटम कंट्रीब्यूटेड है उनके वॉल्यूम की, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं आप। क्रिस्टल का वॉल्यूम पहले ही ऑलरेडी दे रखा है पूरा बड़ा सा। अगर मान लो मेरे पास दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और दोनों बिल्डिंग्स का वॉल्यूम सेम है, एक में छोटे छोटे कमरे बने हैं, एक में बड़े बड़े कमरे, वॉल्यूम दोनों बिल्डिंग का सेम है, दोनों में एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं, मान लो एक में 200 एक में 200, बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपने दो बना हम्म। दिया, ठीक है, एक बिल्डिंग दो बिल्डिंग, 200 लोग यहाँ पर, 200 लोग यहाँ पर। यहाँ बोलते हैं कि छोटे छोटे कमरे हैं हमारे यहाँ, एक कमरे में एक लोग को रखा जाता है, यहाँ बोलते हैं बड़ा बड़ा कमरा है, एक में 4 4 लोग बैठे हैं। बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ देयर सर। नंबर ऑफ तो इसमें स्टूडेंट्स जो सेम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मास है, टोटल एटॉमिक मास, क्रिस्टल मास जो भी है, वो पूरा क्रिस्टल जैसे बन रहा हो, तो मान लो कि ये क्रिस्टल में छोटे छोटे यूनिट सेल्स हैं, यहाँ एक में एक ही एटम है, यहाँ बड़े बड़े यूनिट सेल्स हैं, एक में 4 एटम है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कम ज्यादा नहीं हो रहा है कि एक सिंपल क्यूबिक आया तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स ही कम हो गया, 2 3 एटम्स उड़ गए, वेपराइज हो गए, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो नहीं आपको सर, ये समझ एक में सिंपल क्यूबिक वाले में क्या समझ इसका में? सर मतलब मैंने डायग्राम बनाया था कि एक एक बार एफसीसी बनाया और उसी डा- को फिर अरेंज किया हमने सिंपल क्यूबिक में सर, तो हमने देखा कि 4 एटम्स जो थे, मतलब 4 नहीं एक्चुअली 2 एटम्स एक्स्ट्रा जो आ रहे थे, उनको कहाँ सिंपल क्यूबिक में हमने लगाया है। ये डाउट था सर एफसीसी से आपको अगर लगाने हम। की जरूरत नहीं है, वो क्रिस्टल अपने आप कर लेता है भाई, इसमें डायग्राम बना के समझने की जरूरत मुझे तो नहीं लग रही है। सिंपल सा एक एफसीसी समझो कि यहाँ एफसीसी होगा यूनिट सेल, यहाँ सिंपल क्यूबिक होगा, इसका वॉल्यूम मैं वी एफसीसी लिख रहा हूँ, जब सिंबल ही अलग कर दे रहा हूँ वॉल्यूम का, तो ए एफसीसी क्यूब लिखने में क्या दिक्कत है इसको मुझे? हाँ सर ये सही है सर, बस मेरे को मैं वॉल्यूम ऑफ अलग क्रिस्टल जो है ना वो इस, इक्वल लिया है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है ये समझ में नहीं आ रहा था। अरे क्या है? सिग्निफिकेंस नहीं, मैं क्वेश्चन दिया है इसलिए ले रखा हूं मैं, क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है आप ये बात समझो। सर ये क्रिस्टल एक्चुअल का में हो वॉल्यूम सकता है क्या? सेम है, कह रहा है कि फेज ट्रांजिशन है। क्या बोल रहे हो? सर ये एक्चुअल में हो सकता है, ये ऐसे ऐसे फेनोमेन मतलब रियल एग्जिस्ट करते हैं ये कि। आप एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं क्वेश्चन जो दिया है उसको लेके चलूं कि अपने आप अपना कुछ थिंकिंग लगा के एक्स्ट्रा कुछ लिख दूं इसमें, ये बताओ। मैं लिख दूं क्या कि वॉल्यूम 10% बढ़ गया, 5% बढ़ गया? नहीं सर। आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, प्लीज हाँ इस जी बात सर। को देखिए। ये रिसर्च का सब्जेक्ट नहीं है, रिसर्च जब करिएगा, जब करने का टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, तब आप इस सब चीजों को वहां पर उठाइएगा कि क्यों वॉल्यूम सेम रह गया या नहीं रह गया।
यहाँ हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ना है, ठीक है। और इसके लिए अगर और डाउट होगा तो आप आफ्टर 8:30 आप पूछ लीजिएगा। मुझे जो लग रहा है कि आप इसमें रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है प्लीज स्टेटमेंट के थ्रू जाइए। ठीक है सर, यहाँ मैं ऑब्जेक्टिव हमारा 8:30 के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स है, सिंपली आप देख रहे हो कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स, अब फेस सेंटर वाला ऑफ कोर्स 4 एटम रख रहा है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, सिंपल क्यूबिक वाला क्योंकि 1 एटम रख रहा है उसका वॉल्यूम कम हो गया। तो आप देख रहे हैं कि AFCC अपॉन A सिंपल क्यूबिक, दिस इज इक्वल टू नाउ 4⁻⁴ मतलब लैटिस पैरामीटर जो फेस सेंटर क्यूबिक का है और जो सिंपल क्यूबिक का है, दोनों का रेशियो, पहले वॉल्यूम का रेशियो निकाला तो 4/1 आया, अब उनके लैटिस पैरामीटर्स का रेशियो 4⁻⁴ आया। एंड देयरफॉर इंटरप्लेनर जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो पूछ रहा है कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मान लो फेस सेंटर क्यूबिक का लिखा है DFCC और सिंपल क्यूबिक का लिया DSC, तो इसकी वैल्यूज क्या होती हैं। FCC में आपको पता है AFCC/√2, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस A/√2 होता था FCC में, और सिंपल क्यूबिक में आया ASC। दिस इज इट नाउ। अब इसका रेशियो देखना है तो DFCC और DSC का रेशियो, तो आप AFCC/ASC का वैल्यू लिखोगे, एक तो आ गया 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई AFCC/ASC, and this is now 1/√2 multiplied by 4⁻⁴ इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 1.122। जो क्वेश्चन में दिया रहे स्टेटमेंट उसको लेकर ही सॉल्व करना चाहिए। अरेंजमेंट के लिए ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर का नाम दे रखा है कि एक पहले फेस सेंटर क्यूबिक में था, बाद में वो सिंपल क्यूबिक हुआ। सो दिस इज द आंसर 1.122। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हेक्सागोनल में सिंपल हेक्सागोनल एंड देन एक स्ट्रक्चर आएगा क्लोज पैक हेक्सागोनल। हो गया, क्वेश्चन तो कर दिया। अब मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर आ रहा हूँ, सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जिसमें कि एक यूनिट सेल साइड में यहाँ दिखा रखा है। यूनिट सेल में आप देख सकते हैं कि जो एटम्स हैं वो कहाँ पर अवेलेबल हैं, अपर हेक्सागोनल और लोअर हेक्सागोनल, दो हेक्सागोनल लेयर्स हैं। फर्स्ट हेक्सागोनल लेयर ये है, दूसरा हेक्सागोनल लेयर ये है। दोनों हेक्सागोनल लेयर्स में एटम्स कॉर्नर 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 कॉर्नर, 6 कॉर्नर्स अपर एंड 6 कॉर्नर लोअर, लोअर में भी 6 कॉर्नर्स हैं। तो इन कॉर्नर्स को एक के ऊपर एक रखा गया है, थोड़ा डिस्टेंस C लेकर। C डिस्टेंस पर, C डिस्टेंस इसकी हाइट है, तो हाइट C पर ये दोनों हेक्सागोनल लेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाइट C की वैल्यू यहाँ अननोन है, वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, बट ये जरूर है कि C इज नॉट इक्वल टू A एंड B। C की जो वैल्यू है वो A और B के बराबर नहीं है। C इज नॉट इक्वल टू A एंड B। C है हाइट, तो आप देख रहे हैं कि C जो है वो हाइट है, और C जो है A और B पे 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो अगर मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, तो C का B के साथ भी एंगल 90 है, C का A के साथ भी एंगल 90 है, ठीक है। इसीलिए अल्फा और बीटा 90-90 दे रखा है। CB के बीच में एंगल अल्फा होगा और CA के बीच में एंगल बीटा होगा। तो अल्फा बीटा तो 90-90 डिग्री रखा है। ये A है, ये B है, और A और B के बीच का एंगल गामा कितना है, 120 डिग्री। ये हमने पहले 2 डायमेंशनल लेयर में ही देखा हुआ है, 2 डायमेंशनल हेक्सागन के अंदर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में। तो अल्फा बीटा जो है 90-90 है, गामा 120 है। गामा इज एंगल बिटवीन A एंड B। ए बी इक्वल है, C नॉट इक्वल। A और B तो हेक्सागोनल लेयर में है तो दोनों इक्वल हैं। ये A, ये B हो गया, एंड दिस इज सपोज A, ये A है, A और B इक्वल है।
तो आप सबसे पहले इसमें डेफिनेशन लिखें तो कहेंगे कि देयर आर 2 हेक्सागोनल लेयर्स वेयर corners पर atoms हैं and face center also has some atoms. तो इसमें डेफिनेशन लिखें पहला पॉइंट। डेफिनेशन में लिखेंगे ये लैटिस भी है, ये मोनोएटॉमिक स्ट्रक्चर भी है। अगर सिंगल एटम रख दोगे कॉर्नर पर फेस सेंटर पर तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, अदरवाइज लैटिस पॉइंट तो रहेंगे ही, इसको मानेंगे ही, अज्यूम करेंगे। सो इन द यूनिट सेल ऑफ, इसमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इन द यूनिट सेल ऑफ सिंपल हेक्सागोनल structure, we have 2 hexagonal layer. हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो 3 डायमेंशनल है उसमें 2 हेक्सागोनल लेयर्स हैं। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लेयर्स 2 इन्वॉल्व हो रही हैं, दोनों का डिस्टेंस c है। इन द यूनिट सेल ऑफ सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर वी हैव 2 hexagonal planes or layers separated by distance c, separated by distance c डिस्टेंस से ये दोनों लेयर्स सेपरेटेड हैं। इन द हेक्सागोनल प्लेन A is equal to B and angle between A and B gamma is 120 degree, gamma जो है 120 डिग्री है। Also C is not equal to A and C is not equal to B. Alpha is equal to 90 degree. C is perpendicular to A and B, ऐसा कर सकते हैं। C perpendicular to A and C perpendicular to B. C जब A के perpendicular होगा तो हम लोग लिखेंगे बीटा इज 90 डिग्री, एंड जब C B के perpendicular होगा तो हम लोग लिखेंगे अल्फा इज 90 डिग्री। तो अल्फा और बीटा दोनों एंगल्स 90 C और A के बीच का एंगल 90 है तो हम लोग लिख रहे हैं बीटा 90, C और B के बीच का एंगल 90 है तो हम लोग लिख रहे हैं अल्फा 90। तो बोथ एंगल्स आर 90, अल्फा एंड बीटा आर 90 एंड गामा इज 120। तो ये हेक्सागोनल लेयर्स में और 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर जो पॉसिबिलिटीज हैं, लैटिस पैरामीटर्स वगैरह, वो मैंने नोट करा दिया। तो अब आप इसमें नंबर ऑफ एटम्स या लैटिस पॉइंट्स की बात अगर करें तो कितने एटम्स होंगे, कितने लैटिस पॉइंट्स होंगे। आप देखिएगा हेक्सागोनल में सिंपल हेक्सागोनल एक ही लैटिस है, सिंगल लैटिस इन्वॉल्व करा है हम लोगों ने। अगर स्ट्रक्चर के लिए आप जो टेबल बनवाया था मैंने उसमें देखेंगे तो हेक्सागोनल में सिंपल हेक्सागोनल ओनली 1 लैटिस लिखा है, केवल एक लैटिस आपने वहां इंट्रोड्यूस की है। तो उस लैटिस में अगर एक एक एटम रखोगे तो लैटिस पॉइंट्स पर एटम्स रखा हुआ ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यूनिट सेल देख रहे हैं। यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर और फेस सेंटर पर ही एग्जिस्ट कर रहा है। 2 लेयर्स हेक्सागन की इन्वॉल्व हो रहे हैं, हेक्सागोनल लेयर्स या प्लेन्स। नेक्स्ट पेज पे चले, नोट कर लिया? यस सर। कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा इस यूनिट सेल में? 1/3 कॉर्नर एटम 1/3 कितना? 1/3 1/3 नो 1/6। यस सर, ऊपर में भी है। हाँ 1/6 होगा। ये 3D में 1/6 होगा, 2D में 1/3 होगा। 2 डायमेंशनल में 1/3 होगा, 3D में 1/6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नंबर 2 है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स
effective number of atoms or lattice points पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं या कितने लैटिस पॉइंट्स हैं। एटम्स तब बोलेंगे जब लैटिस पॉइंट्स पर एटम्स लाई कर रहे हों। लैटिस पॉइंट्स पर अगर एटम लाई करेगा तो वो क्रिस्टल बन जाएगा, अदरवाइज पहले तो ओनली लैटिस रहेगा। तो आप चाहे लैटिस पॉइंट्स की बात करें या एटम्स की बात करें। अब ये प्रिमिटिव टाइप का है स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव यूनिट सेल अभी दिख नहीं रहा, मैं बताऊंगा प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसे इसके अंदर दिखेगा। तो लेकिन वर्ड में सिंपल बोल रहे हैं। सिंपल जब भी बोलते हैं तो आपको उसमें याद रहना चाहिए कि वो प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल रहा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स और लैटिस पॉइंट्स। एन इफेक्टिव, कितने एटम्स हैं कॉर्नर्स पर? टोटल 12 कॉर्नर एटम्स और कंट्रीब्यूशन 1/6 प्लस 1/2 into 2. 2 एटम्स, यस 2 into 1/2। दिस इज टोटल 2 कैंसिल हो गया, 6 से 12 2 टाइम्स and this is 2 plus 1. Total number of atoms are now 3 atoms और 3 lattice points। ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ 3 lattice points हैं या कह सकते हो 3 atoms हैं। सर ये वाला आप एक बार जी हाँ बोलिए। बता दीजिए सर। ये 1/6 वाला सर समझ में नहीं आया कंट्रीब्यूशन। क्या नहीं समझ में आया सर? 1/6 वाला कंट्रीब्यूशन है एटम का, कॉर्नर वाला हाँ? एटम का। सर ये वाला बता दीजिए कैसे, मतलब थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं हो रही सर। मेरे को 2D में पता है सर। 1/3 ये एक्चुअली एक एटम अगर होगा यहाँ तो एटम जो है वो इस तरह से 2 हेमिस्फीयर में अगर हम बांटते हैं उसको। हेमिस्फीयर मतलब एक प्लेन कोई होगा जिसके ऊपर एटम का पार्ट जा रहा होगा हेमिस्फीयर पार्ट, और हेमिस्फीयर पार्ट नीचे जा रहा होगा, ठीक है। अब इस हेमिस्फीयर एटम जो है, हेमिस्फीयर पार्ट है, आधा पार्ट है स्फीयर पार्ट, स्फेरिकल पार्ट, वो 3 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है, ठीक है। तो यहां ये 3 यूनिट सेल में शेयर्ड होने का मतलब हुआ तीन यूनिट सेल में शेयर हो रहा ना, तो तीनों यूनिट सेल में 120 120 120 डिग्री एंगल बनेगा। यस सर। यस सर। तो एक 1/3 नीचे जाएगा, 1/3 ऊपर जाएगा, तो इस तरह से टोटल 1/6 1/। अब ये देखो, ये 120 डिग्री यहाँ है, यहाँ 120 डिग्री है और यहाँ 120 है। तो पूरे स्फीयर का कितना पार्ट नीचे होगा एक पीस में, और ऊपर कितने पीसेज में होगा? या वेरीफाई कर सकते हो कि अगर हेमिस्फीयर में 120 120 120 डिग्री रखने वाले 3 पार्ट्स आपने बांट दिए तो पूरे का तो 1/6 हो गया ना वो। यस सर समझ गए। आप जैसे 90 डिग्री करते थे तो आपको 4 पार्ट्स नीचे हेमिस्फीयर में मिलता था, 4 पार्ट ऊपर वाले हेमिस्फीयर में। 120 डिग्री रखने वाला 3 पार्ट नीचे के हेमिस्फीयर में और 3 ही पार्ट ऊपर के हेमिस्फीयर में मिलेगा, और इस तरह से टोटल 6 पार्ट्स में ये बट जाएगा। क्लियर? यस सर। तो आप इसीलिए मैं हेमिस्फीयर बना लेता हूं, क्योंकि देखो अगर कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी एटम होगा, तो वो नीचे एक यूनिट सेल नीचे बनेगा, एक यूनिट सेल ऊपर बनेगा। तो यहाँ वाला जो एटम होगा वो अपने आप को 3 यूनिट सेल ऊपर और 3 यूनिट सेल नीचे में शेयरिंग करेगा, क्योंकि 120 120 120 एंगल है। 90 होता तो 1/8 हो जाता, 1/8। चलिए 3 लैटिस पॉइंट्स और 3 एटम्स पर यूनिट सेल। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। अच्छा, रिलेशन बिटवीन ए बी और आर के बीच में रिलेशन क्या है ये लिख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन ए बी
C and R. R is radius of atom and radius of atom लिख देता हूं, अदरवाइज मैं R लिखता हूं वो गामा जैसा दिखता है। रेडियस ऑफ एटम R। तो आप क्लियरली एक बात तो देख ही पा रहे हैं कि A और B इक्वल हैं और उनकी वैल्यूज 2R के बराबर होगी। जब भी आप हेक्सागोनल लेयर लेते हैं तो A और B इक्वल और उसकी वैल्यू अगर रेडियस के साथ कंपेयर करें तो रेडियस हो जाता है 2R एंड C इज नॉट इक्वल टू A, नॉट इक्वल टू B। अच्छा ये बताइए, अगर मैं मैक्सिमम पैकिंग की बात करूं सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा पैकिंग कब होगी, क्या कंडीशन होगा कि पैकिंग मैक्सिमम हो जाए? सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में इक्वल हो जाए, सी ए क्या कर इक्वल हो जाए, सी ए इक्वल हो जाए, यस। तो आप यहां पर लिख सकते हो, यहां एक स्पेशल केस, बट फॉर मैक्सिमम पैकिंग, मैक्सिमम पैकिंग का मतलब है कि तो दोनों लेयर्स जो हेक्सागोनल लेयर्स हैं एक के ऊपर एक आ जाए। मैक्सिमम पैकिंग का मतलब है कि दोनों लेयर्स ए और बी जैसे इक्वल है तो सी भी इक्वल हो जाए। मैक्सिमम पैकिंग, but for maximum packing we can have C equal to A equal to B। बस ये आपको ध्यान रखना है कि C वैल्यू वैसे तो नॉट इक्वल टू A एंड B होगा किसी भी स्ट्रक्चर में, बट अगर किसी भी मतलब सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, बट इन केस अगर C की वैल्यू को भी हम लोग A और B के बराबर रख देते हैं, इन दैट केस हमें मैक्सिमम पैकिंग मिलेगी, क्योंकि हाइट के अलोंग एटम्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है, हाइट के लॉन्ग एटॉमिक सेपरेशन लार्ज है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम पैकिंग के लिए एक स्पेशल कंडीशन यहाँ रेड पॉइंट से मैं लिख रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल हेक्सागोनल में कितना हो सकता है वो मैं कैलकुलेट कराऊंगा। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ, ए बी की वैल्यू 2R के बराबर है। ये यहाँ ध्यान रखेंगे कि C जब A और B के बराबर नहीं है तो C A से तो ग्रेटर होगा ही ना, ऐसा तो होगा नहीं कि A और B से भी कम हो जाए C, कम नहीं हो सकता, एटम दूसरे एटम के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, एटॉमिक पेनिट्रेशन नहीं है पॉसिबल, है ना, एटॉमिक पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए C की वैल्यू अगर A के बराबर नहीं है तो C इज ग्रेटर देन A, C A से ग्रेटर जरूर होगा। ये जो यूनिट सेल का मैंने इमेज यहाँ दिखा रखा है, ये C की वैल्यू आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन, लेस देन नहीं हो सकता A और B से, A और B से कम क्या होगा, A और B से कम होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उस केस में एटम्स एक दूसरे को पिचका देंगे, प्रेशर डाल के वो दबा देंगे एक दूसरे का, मतलब एक तरह से कह सकते हो पेनिट्रेशन आ जाएगा, पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि जो A और B है उसके बराबर अगर C ले लिया जाए, हाइट ऑफ द यूनिट सेल को भी A और B के इक्वल ले लिया जाए, तो उस केस में पैकिंग मैक्सिमम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं नियरेस्ट नेबर्स की बात करने चल रहा हूं, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। सर जी हाँ, अरे ए और बी का अगर लेंथ सेम है तो ये दो दो अलग वेरिएबल क्यों नहीं है? मतलब नहीं समझा, क्या कह रहे हो? दोनों अलग वेरिएबल, तो दोनों अलग वेरिएबल, तीन लैटिस पैरामीटर्स लेने की जरूरत होती है 3D में। ए और बी सेम है, उससे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो उसको लिख सकते हैं ना कि एक साइड में ए है एक साइड में बी है। हेक्सागन के अंदर दो लैटिस पैरामीटर लिखने का हम लोगों ने पहले भी क्लास में डिस्कशन किया है कि 2 डायमेंशन होगा तो कम से कम 2 डायरेक्शन तो आप बताओगे ना, इस तरह से हेक्सागन बनाते समय, ए और बी 120 एंगल। अब आप ए कर दो, बी कंसीडर ही ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये ध्यान रखना चाहिए कि 2 डायमेंशन में 2 साइड्स जरूर बताना है,
चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ऑब्लिक हो, हेक्सागन हो, कोई भी हो। 2 डायरेक्शन हम लोग जरूर बताते हैं, 2 साइड्स के लेंथ जरूर बताना है। तो कोऑर्डिनेशन सी नंबर और आर के बीच में रिलेशन क्या है? क्या? सी और आर के बीच में रिलेशन क्या है? अब रिलेशन में जब ए की वैल्यू ही नहीं पता है, ए की वैल्यू के साथ रिलेशन ही नहीं पता है, तो सी और आर का रिलेशन नहीं बता सकते आप। जब तक कि स्पेसिफाई ना किया जाए कि सी और ए में एग्जैक्टली रिलेशन क्या है, आप नहीं बता सकते कि सी और आर किस तरह से रिलेट। आप यहाँ सी की वैल्यू अगर मान लो 2.5 टाइम्स ए लेते हो, तब 2.5 टाइम्स 2r हो जाएगा, 5r हो जाएगा। लेकिन ये तो नहीं पता है ना, पहला वाला मैक्सिमम पैकिंग के लिए जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, रेड कलर के बॉक्स के अंदर दिखाया, उसमें तो सी और आर का रिलेशन आप बता सकते हो, बट Yes. आप इसमें नहीं बता सकते। इन जनरल कंडीशन में नहीं बता सकते, पर स्पेशल केस में आप इसको लिख सकते हो कि फॉर मैक्सिमम पैकिंग ABC इक्वल टू 2r। ये 2r के बराबर मैक्सिमम पैकिंग के लिए हो रहा है, बट एक्चुअली C और R का रिलेशन बताना इस केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि C और A जैसा रिलेशन रखेंगे वैसा ही हो जाएगा, लेकिन पता नहीं है C और A का रिलेशन है ना। तो इसलिए आप यहाँ पर स्पेशल केस इसको मानते हुए, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, स्पेशल केस है ना, दिस इज स्पेशल केस। एक्चुअली क्या होता है ना, स्पेशल केस मान करके ही सब इस पॉइंट को करना पड़ेगा जो ABC इक्वल करने का मैं बोल रहा हूं। दिस इज स्पेशल केस। स्पेशल केस क्यों? बिकॉज यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा। पैकिंग फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट मैक्सिमम फॉर दिस केस, ABC इक्वल होने पर। सर जब 3D में सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं तब पैकिंग फ्रैक्शन मैक्सिमम होता है। अरे मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें साइड्स इक्वल होने की बात भी नहीं है। सिंपल क्यूबिक में तो नहीं हुआ था ना, वहां भी तो तीनों इक्वल थे। सिंपल हेक्सागोनल में तो मैक्सिमम का मतलब इस हेक्सागोनल में मैक्सिमम। अगर आप ये बताओ, इस एटम को अगर इस एटम के ऊपर रख दोगे, ये इतना डिस्टेंस दूर कर दोगे, कम कर दोगे डिस्टेंस को, एक के ऊपर एक एटम रख दोगे, तो पैकिंग ज्यादा हो जाएगी कि ना? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। जो एरिया है, जो गैप है, वो भर जाएगा। अदरवाइज अगर मान लो सी की वैल्यू मैं बोल दूं 2 टाइम्स ए, तो एक एटम यहां होगा, एक एटम यहां होगा, एक लेयर इस एटम की यहां होगी, एक यहां, बीच में गैप छूटा हुआ है, और ये गैप कह रहा है कि भाई इसमें और एटम्स डालो। पैक्ड नहीं हुआ, पूरा अच्छी तरह से पैक्ड नहीं हुआ। वैसे ही जैसे होता है ना कि आप अगर मान लो एक एटम्स का लेयर यहाँ ले लिया आपने, एक लेयर यहाँ ले लिया, बीच में इतना गैप छोड़ रखा है कि वहां बहुत सारी एयर, बहुत सारा वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाए, तो C इक्वल टू 2a लेने पर ये होगा, 3a लेने पर होगा, 1.5a लेने पर होगा, लेकिन C इक्वल टू a लेने पर गैप भर जाएगा। ये एटम एग्जैक्टली ऐसे हो जाएंगे, एटम्स तुरंत ऐसे हो जाएगा। मतलब ये अपर हेक्सागन लेयर होगा तो नीचे का लोअर हेक्सागन लेयर ऐसे होगा, एटम्स के ऊपर एटम्स रखे हुए हैं, दोनों लेयर्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। सो व्हेन A is equal to B and not equal to C and C is greater than A, बताइए नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स क्या होगा इसमें? तो 4। सर 6 होगा। हाँ, नंबर ऑफ 6 नियरेस्ट नेबर्स 6 होगा। 4 कैसे हो जाएगा? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स 6 एट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर होंगे नेबर्स? ए डिस्टेंस पर। तो ये कंडीशन जब हम लोग, जब ABC का रिलेशन A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C है, तब ये होगा। जो फेस सेंटर एटम है उसके साथ 6 एटम्स कॉर्नर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वही नियरेस्ट नेबर्स हो गए। ओके, ये जो कंडीशन पहले दिया, व्हेन A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एंड C इज ग्रेटर देन A, C जो है A से ज्यादा है, A से लार्ज है,
ये तब कंडीशन है। दूसरा बताओ, नंबर ऑफ नियरेस्ट ने क्या होगा, नियरेस्ट नेबर जब ए बी सी इक्वल कर दूंगा तो स्पेशल केस वाले में कितने नियरेस्ट नेबर आएंगे? 8 यस 8 आएगा। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इज इक्वल टू 8 एट डिस्टेंस ए। अब बताइए इसमें किसी को डाउट है तो 8 बताने में, क्योंकि एक एटम जब ऐसे होगा ना तो इसके पास इस तरह से 6 एटम्स तो होंगे ही, 6 एटम्स तो अपने नेबर्स होंगे ही। एक एटम इसके ऊपर और एक एटम इसके नीचे, जो सी डिस्टेंस है अगर ए के बराबर हो जाए उस कंडीशन में एक एटम ऊपर का फेस सेंटर और एक नीचे के प्लेन का फेस सेंटर, वो भी इसमें नियरेस्ट नेबर्स में काउंट हो जाएंगे। क्लियर? अगर सी की वैल्यू इक्वल टू ए बी सी है तो, ए बी सी इक्वल है तो। अरे कोई डाउट है इसमें? सर पहला वाला सर 6 कैसे होगा? Yes. ये रेफरेंस आइटम ले लो, 1 2 3 4 5 6 है ना? इससे वो तो सर बेलोंग तो डायगोनल सर जो दो है सर वो 1 वो 2 क्या बोल रहे हो? नहीं सर जो बीच वाला है और जो नंबर 2 वाला आइटम है क्या हो गया उसको, उस आइटम को? मतलब उनके बीच का डिस्टेंस और नंबर 2 सर बीच वाला नंबर 1 का डिस्टेंस तो सर सेम नहीं। सबका ए है, सबका डिस्टेंस ए बी सी, ए बी इक्वल है ना, सब ट्राइंगल बनते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल भाई, सबका लेंथ ए है। अच्छा सर ठीक है? यस सर। हाँ, ये डायगोनल और फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल नहीं, ये सब है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में साइड सबकी इक्वल हैं। यस सर। और अगर आप ए बी सी इक्वल करोगे तो इस रेफरेंस एटम के लिए ये वाला भी नियरेस्ट नेबर हो जाएगा। इसी रेफरेंस के लिए ये वाला एटम भी तो ए डिस्टेंस पर आ जाएगा ना, और एक ऊपर एटम ए डिस्टेंस पर आ जाएगा, क्योंकि सी भी ए के बराबर ले रहा हूं मैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन अगर हाईएस्ट लेना है उस केस में नियरेस्ट नेबर्स भी 6 से 8 हो जाएंगे। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर 6 से 8 हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट्स यहां पर हम लोगों ने नोट कर लिया। अब यहां पर सेकंड नेबर, थर्ड नेबर हम लोग नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? बिकॉज वी डोंट हैव वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू नहीं पता, पहले केस में नहीं बता सकते, इसमें बता सकते हो आप जरूर, सेकंड वाले केस में बता सकते हो जब एबीसी इक्वल है। लेकिन जब पहला जनरल कंडीशन नहीं बता सकते तो इसको मैं ड्रॉप कर देता हूं सेकंड नेबर्स को। नेक्स्ट है पॉइंट एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है ना? मैं क्यों ड्रॉप कर रहा हूं सेकंड नेबर का? क्योंकि हमें सी की वैल्यू नहीं पता। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मैक्सिमम पैकिंग के लिए हम बता तो सकते हैं। हाँ कर सकते हो, बता सकते हो, ऑफ कोर्स बता सकते हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जब जनरल कंडीशन का नहीं बता सकते तो स्पेशल कंडीशन का क्यों बताएं? हैं, एक तो छूट ही जाएगा ना। क्या बोल रहे हो? सर बता देते तो सब जान जाते अगर आपको मालूम हो तो। क्या? अरे मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं कह रहा हूं जब एक ही कंडीशन का बता के, क्या ये होता ही नहीं है, यही करेक्ट है। जनरल ऊपर वाला पूछेगा। क्या बोल रहे हो? जनरल वाला पूछेगा। मैं कह रहा हूँ जनरल वाला, हाँ मैं कह रहा हूँ जनरल कंडीशन ही होती है। स्पेशल कंडीशन तो मैं बस पैकिंग ज्यादा दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा हो सकता है, कितना मैक्सिमम हो सकता है उसको दिखाने के लिए सेकंड केस डिस्कस कर रहा हूँ। उस सेकंड केस की जरूरत है नहीं। ठीक है, बात आप समझिए। आपने जब हेक्सागोनल लैटिस लिखा था, आपने लैटिसेस का डिस्कशन किया था, 14 लैटिस का। 14 लैटिस में आपने सी नॉट इक्वल टू ए एंड बी लिखा हुआ है। यस सर। सी नॉट इक्वल टू ए एंड बी लिखा हुआ है, वही जनरल केस है। ये तो एक स्पेशल केस में मान लो ए और बी सी इक्वल हो जाए, तब हम लोग बात कर रहे हैं।
तो ये सेकंड वाला जो केस है, ए और बी इक्वल है और सी भी इक्वल है, ये स्पेशल केस है। ये आपको जस्ट पैकिंग फ्रैक्शन के लिए मैं करा रहा हूं, नहीं तो ये होता ही नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ, ये जो लिखा हुआ है यही ऑलवेज ट्रू है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मतलब हम बस थियोरेटिकली वो कर रहे हैं ना, सी को ए के बराबर कर रहे हैं। जी हाँ, पैकिंग फ्रैक्शन की हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है उसको बताने के लिए एक स्पेशल केस है ना कि C इज आल्सो इक्वल टू A। नहीं तो मैंने इस पेज पर बताओ कहीं पर लिखा है C इक्वल टू A? मतलब वो सर होता नहीं है कि मतलब हम मैथमेटिकली कर रहे हैं। यस, मैथमेटिक्स में पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा आ जाए, मैथमेटिकल कंडीशंस हमारी सही हो जाए, इसके लिए मैं कह रहा हूं जस्ट कि C और A भी बराबर हो जाए। ऐसा एक्चुअली क्या है ना, सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बहुत रेयर होता है, किसी एलॉय में, किसी कंपाउंड में मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज स्टेबिलिटी नहीं मिलती इसमें, इस कंडीशन में, इस स्ट्रक्चर में। अब स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी क्यों नहीं मिलती, उसके लिए रीजन यही है कि C इज नॉट इक्वल टू A एंड B। कहीं बीच में कोई एक फेज बन जाता है इस स्ट्रक्चर का, बट ये स्टेबल फेज नहीं है, स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। चलिए पैकिंग फ्रैक्शन देखते हैं। तो सर प्रैक्टिकली सर ए बी सी इक्वल नहीं है प्रैक्टिकली। कुछ बात नहीं समझ में आई मुझे, क्या बोल रहे हो? सर प्रैक्टिकली ए बी और सी इक्वल क्यों नहीं है, मतलब ऐसे क्यों नहीं कर सकते? मैं ये बता रहा हूँ जितने लैटिस, जितने स्ट्रक्चर्स आप पढ़ते हो, जितने स्ट्रक्चर, जितने लैटिसेस आपको पढ़ाया जाता है, अगर उन पर बेस्ड स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अगर उसका एग्जाम्पल नहीं मिलता है तो वो स्ट्रक्चर हमारे लिए बेकार है। कोई भी स्ट्रक्चर तभी करेक्ट है, तभी उसको पढ़ा जाता है जब उसके कुछ एग्जाम्पल्स अवेलेबल हों। और अगर एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं और एग्जाम्पल्स में दे रखा है कि भाई A और B इक्वल करके C नॉट इक्वल करना है, एग्जाम्पल जितने भी हैं, चाहे आप ग्रेफाइट ले लीजिए, ग्रेफीन ले लीजिए, बहुत सारे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सिंपल हेक्सागोनल में कह सकते हो कि मिल रहा है, बट उसमें हमेशा A और B इक्वल है, C नॉट इक्वल है। तो हमें जो कंडीशन पढ़ना है, जो मैथमेटिकली डिस्कशंस करने हैं, उसमें भी A और B को इक्वल रखेंगे, C को नॉट इक्वल रखेंगे। कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर नहीं मिलता, हमें जो एग्जाम्पल्स मिलते हैं उनके बेसिस पर स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी स्ट्रक्चर बना के पढ़ रहे हैं। जो स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ते हैं वो एक्चुअली किसी न किसी एग्जाम्पल में, किसी न किसी क्रिस्टल में मिल चुका होता है। जब क्रिस्टल में मिलता है एग्जाम्पल, तभी उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको अपने आप से कुछ भी बना के लिख लें। मैंने आपको बोला स्पेशल केस कंडीशन के लिए, स्पेशल केस के लिए मैं A और B और C तीनों को इक्वल कर रहा हूं, और साथ में ये भी बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। प्रैक्टिकली किसी एग्जाम्पल में ये पॉसिबल नहीं होगा। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट मैं बोल रहा हूं कि ये प्रैक्टिकली किसी क्रिस्टल में नहीं देखा गया है कि A B C इक्वल हो जाए। तो n इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय 4/3, इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। n इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा? 3√3/2 a स्क्वायर c। हेक्सागोनल यूनिट सेल का वॉल्यूम डिनोमिनेटर में 3√3/2 a स्क्वायर c। ठीक है, तो आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालने में पहले ए बी इक्वल और सी नॉट इक्वल करके देखेंगे, और उसके बाद फिर ए बी इक्वल सी के, और उस कंडीशन में भी देख लेंगे। सो एन इफेक्टिव कितना है? 3 एटम्स पर यूनिट सेल। 4/3, अगले पेज पे करता हूं। पैकिंग फ्रैक्शन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यूज कर रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लोगे ना इसमें? हेक्सागोनल यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है? एरिया निकाल लो हेक्सागन का, हेक्सागन का एरिया मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। एक हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं, तो 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल मल्टीप्लाइड बाई हाइट हो जाएगा यूनिट सेल का वॉल्यूम।
ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर मैं इस बात को लिखूंगा 3 atoms per unit cell 4/3 pi r cube upon 3√3/2 3√3/2 a square c। a स्क्वायर c, a की वैल्यू होती है 2r स्क्वायर, a को r में ना कन्वर्ट करके r को a में कन्वर्ट कर देता हूं, तो r की वैल्यू a/2 लिख देता हूं यहाँ, a/2 क्यूब। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन 3 × 4/3 पाई a/2 होल क्यूब a स्क्वायर c। तो इससे कितना आ रहा है देखो, π/3√3 टाइम्स a/c। ये एक्चुअल पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला होगा, जो सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसके पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला π/3√3 a/c हो जाएगा। π/3√3 a/c हो जाएगा, ये एक्चुअल पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला है। बट अगर स्पेशल केस की बात करें तो a और c इक्वल कर रखा है, एंड व्हेन a b c इक्वल, स्पेशल केस लिख रहा हूं मैं यहाँ, स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन इसमें मैक्सिमम आएगा। यहाँ लिख लेना c इज ग्रेटर देन a। जनरल केस में तो c ग्रेटर देन a होगा ना, और जब c ग्रेटर देन a होगा उस कंडीशन में पैकिंग फ्रैक्शन, जितना c की वैल्यू a से ज्यादा होगी उतना ही पैकिंग फ्रैक्शन मिनिमम होगा, कम होता जाएगा, है ना। स्पेशल केस में क्या होगा पैकिंग फ्रैक्शन, सर π/3√3। यस, APF विल बी इक्वल टू π/3√3। π/3√3 की वैल्यू देखो कितना आता है, 0.60 समथिंग, देखो कितना आता है, $60.6 आ रहा है, एग्जैक्टली 60। डेसिमल में कुछ तो होगा, 0.6046 आ रहा है। 46 60.5 आप बोल सकते हो, 60.5%। तो इसका एग्जांपल लिख के नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर आ जाएंगे। नेक्स्ट है 6th पॉइंट, टाइप ऑफ पैकिंग। पैकिंग किस टाइप की है, अगर C की वैल्यू ग्रेटर देन A होगी उस कंडीशन में तो पैकिंग फ्रैक्शन 60 से नीचे ही रहेगा। दिस इज लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, लूज पैकिंग है इसमें, और क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना पड़ता था कुछ एग्जांपल्स। मेटास्टेबल silicon and graphite. Graphite show this structure.
इस स्ट्रक्चर को मेटास्टेबल सिलिकॉन और ग्रेफाइट दिखाते हैं। ग्रेफाइट में मेटास्टेबल ग्रेफाइट और मेटास्टेबल सिलिकॉन, इन दोनों का स्ट्रक्चर सिंपल हेक्सागोनल टाइप होगा। और कुछ मरकरी और टिन के एलॉयज हैं, उनमें भी यही स्ट्रक्चर आता है, तो उसको आगे लिख सकते हैं हम लोग। आल्सो अगले पेज पर 2 लाइन लिख ही देता हूँ, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ आगे लिखना है आल्सो। सर डायमंड का नहीं होता? डायमंड का क्यूब होता है, क्यूबिक। एलॉयज एग्जिबिट, डायमंड का क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागन नहीं। अच्छा। Also mercury tin alloys shows this type of structure. Light back, So next structure की बात अब, yes? light back sir. Okay. सर एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का प्रोसेस आप एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या एक्सप्लेन कर दें? सर एटॉमिक पैकिंग Calculation? फ्रैक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है पीछे वाली स्लाइड में। यहाँ पे यस सर। क्या क्या बताना है इस स्लाइड में? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या नहीं समझ में आया आपको? सर एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का ये फर्स्ट स्टेप। ये फार्मूला कैसे आया? एटॉमिक Yes, sir. पैकिंग फ्रैक्शन एक्चुअल में होता है क्या, पूछ रहे हैं? नो ये सर चौथा ये स्ट्रक्चर वाला बता रहा फॉर्मूला हूँ। कैसे आया इस वाले में? ये नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स हैं पर यूनिट सेल और ये वॉल्यूम है। इससे कोई प्रॉब्लम है इसको आपको कैलकुलेट करने में? पूरे यूनिट No, सेल में sir. 3 एटम्स हैं, तो यूनिट सेल में टोटल एटम का वॉल्यूम कितना है? न्यूमरेटर में हो गया, डिनोमिनेटर नहीं समझ में आया? सर यहाँ से नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहाँ पर लिखना होता है, हेक्सागोनल यूनिट सेल है ना, तो उसमें 6 ट्रायंगल बन रहे थे। 6 ट्रायंगल्स का एरिया कितना होता है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, √3/4 a स्क्वायर। ओके सर थैंक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड कर दो के हाइट से। यू। ओके सर। ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। यूनिट सेल हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल में हाइट c को मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ हेक्सागन से। एरिया ऑफ हेक्सागन का मतलब है 6 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। ABC इक्वल है ना ट्रायंगल के लिए? यस सर। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास स्ट्रक्चर। क्या इस पेज को नोट कर लिया सबने? Yes. यस सर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब पैकिंग क्लोज पैकिंग होने वाली है। सर एक पैकिंग सर 74%। लास्ट स्लाइड एक बार दिखा दीजिए सर। एक यही लास्ट? यस सर, एक सेकंड। यस सर डन। तो सिंपल हेक्सागोनल के बाद अब है क्लोज पैक। देखिए इस वाले में पहले से ही हेक्सागोनल लेयर्स के बीच में एक ट्रायंगुलर लेयर लिया गया। ट्रायंगुलर लेयर इस तरह से रखा गया कि जैसे सैंडविच बनता है ना, दोनों हेक्सागोनल लेयर्स के बीच में एक ट्रायंगुलर लेयर लेकर ऑरेंज कलर का ब्लू कलर के हेक्सागोनल लेयर्स के बीच में इस तरह से रखा गया है कि पैकिंग फ्रैक्शन मैक्सिमम मिले, हाईएस्ट पैकिंग फ्रैक्शन इसमें पॉसिबल हो पाए। उसके लिए ये जो स्ट्रक्चर लिया गया है वो आप कैसा बन रहा है देख सकते हो। इमेज एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लेन ए है हेक्सागोनल प्लेन, ये प्लेन ए है हेक्सागोनल प्लेन। दोनों हेक्सागोनल प्लेन्स के बीच में एक ट्रायंगुलर
ट्रायंगुलर यूनिट सेल बनाता हुआ ऑरेंज कलर का 3 एटम्स, ये इस तरह से रखा गया कि ये पैकिंग मैक्सिमम हो जाए, 74% पैकिंग हो जाए। ठीक है, ये पूरा हेक्सागोनल यूनिट सेल ऊपर एक लेयर रख रहा है हेक्सागन का। हेक्सागन के लेयर का मतलब है 6 कॉर्नर, एक फेस सेंटर। नीचे एक हेक्सागोनल लेयर रख रहा है, उसमें भी 6 कॉर्नर, एक फेस सेंटर। बीच में एक ट्रायंगुलर लेयर रख रहा है जिसमें 3 एटम्स हैं। यूनिट सेल के अंदर पूरी तरह से ये तीनों एटम्स लाई करेंगे, पूरे तीनों एटम्स यूनिट सेल के अंदर लाई कर रहे हैं, अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे। टॉप व्यू दिखा रखा है एक साइड में। चलिए इसके डिफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। यस सर बी पॉइंट पर यदि हेक्सागोनल हो जाता है तो सर ये लूज पैक हो जाता है। क्या हो जाता है बी पॉइंट पर? सर जो ट्रायंगल लिए हैं वो उसको हेक्सागोनल ले लेते तो ये लूज पैक हो जाता है। क्यों हो जाता है लूज पैक, ये मैं पूछ रहा हूँ। सर नंबर ऑफ एटम। पैकिंग फ्रैक्शन कम। मैं ये बोल रहा हूँ, आप यहाँ 3 एटम्स का ट्रायंगल देख रहे हो? यस सर। ये हेक्सागन में ट्रायंगल होते हैं ना? यस सर। ये भी तो ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल्स हैं, तो हेक्सागन को ट्रायंगल बोलना भी तो करेक्ट है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये ट्रायंगुलर एटम है एक्चुअली ये हेक्सागनल प्लेन का ही पार्ट है। ऐसा तो है नहीं कि ये ट्रायंगल कहीं और से कूद पड़ा, ये भी तो हेक्सागनल प्लेन का ही पार्ट रहा होगा ना। लेकिन इस यूनिट सेल के अंदर ये ट्रायंगुलर दिख रहा है। यूनिट सेल के अंदर ओनली 3 एटम्स आ रहे हैं, इसके और भी एटम्स हैं, ये हेक्सागोनल लेयर का ही पार्ट है, लेकिन और एटम्स दूसरे यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस यूनिट सेल के अंदर ओनली 3 एटम्स ऑरेंज कलर का दिखाया गया है, मतलब ट्रायंगुलर फॉर्म में है। बट एक्चुअली ट्रायंगुलर फॉर्म किसी हेक्सागोनल फॉर्म से ही मिलता है, ट्रायंगुलर प्लेन किसी हेक्सागोनल प्लेन का ही पार्ट है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये सभी हेक्सागोनल लेयर्स हैं, बस इस तरह से रखा गया है कि पैकिंग मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम पैकिंग हो जाए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर एक एटम यहां रखा, एक एटम यहां रखा, एक एटम यहां रखा, 3 एटम्स रख दिया। अगर आपके पास लड्डू दिया जाए, लड्डू एक ऐसा रखो, एक ऐसा रखो, एक ऐसा रखो, ये क्या हो गया? ट्रायंगुलर हो गया। हाँ यस सर। यस सर। 3 अगर, क्या इसके ऊपर आप एटम, चौथा एटम इसके ऊपर रखोगे, या इसके ऊपर रखोगे, या इसके ऊपर रखोगे, या ऐसा रखोगे? बीच में। क्या करोगे? एटम के ऊपर एटम रखोगे या एटम के तीनों बीच एटम्स में। के बीच में रख दोगे? बीच में उसको रखेंगे सर। बीच में रखने से क्या होगा? बीच में रखने से क्या होगा? पैकिंग स्टेबल होगा मैक्सिमम सर हो वो। जाएगी। Yes, sir. हाँ, स्टेबल हो जाएगा, पैकिंग मैक्सिमम हो जाएगी। यही किया गया है। ये जो एटम है ना, ये एटम, ये इन तीनों के यहाँ पे रखा गया, ये एटम जो है ना यहाँ रखा गया है, ये एटम जो रखा गया है यहाँ पर। बात समझ की? बात समझ में आई कि कैसे हेक्सागोनल लेयर्स के बीच में एटम्स को एडजस्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो जो ना एरिया है, वॉल्यूम, जैसे हम, मैं बता रहा हूँ 3 एटम्स ऐसे आपने रखा, तो आपका चौथा एटम रखने का जब मैं बोलूंगा तो आप ऐसे ही रखोगे। क्यों रखोगे? जिससे स्टेबिलिटी हो, मिनिमम से भी मिनिमम एरिया खाली हो, लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑक्युपाई हो जाए, ठीक है, और मिनिमम एरिया वहां छूटे, मिनिमम वॉल्यूम वहां पर, मिनिमम वॉल्यूम, एरिया, स्पेस वहां पर गैप के फॉर्म में छूट जाए, वाइड के फॉर्म में छूट जाए। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। तो आप ये मान लेना कि ट्रायंगुलर प्लेन है इस यूनिट सेल के अंदर, बट दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। मतलब सर कि फेस वाला जो एटम है सर उसको बीच में रखा गया है बी पॉइंट पर। ये वाला, ये कह रहे हो? यस सर। सेंटर वाला? हाँ सेंटर वाला। हाँ उसको हाँ, बीच वो इनके ऊपर ही ऐसे ही रखा। जी 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 हाँ, जैसे अभी मैं बना रहा था वैसे ही रखा गया हुआ। और चारों एटम्स ये जानते हो, फेस सेंटर वाला नीचे का फेस सेंटर ये वाला एटम, और ये तीनों मिलकर के एक टेट्राहेड्रॉन बनाते हैं, और ये वाला भी मिलकर टेट्राहेड्रॉन बनाता है। ये वाला इन तीनों के साथ टेट्राहेड्रॉन बनाएगा, अंदर यहां देख सकते हो इस इमेज में, और ये वाला मिलकर इसके साथ टेट्राहेड्रॉन बनाएगा। टेट्राहेड्रॉन समझते हो ना, 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, टेट्राहेड्रॉन, CH4 जैसा कंडीशन जैसा होता है ना, CH4। चलो आगे टेट्राहेड्रॉन अगली क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो इन दिस स्ट्रक्चर
in this structure unit cell has two hexagonal layers, two hexagonal planes. Plane A separated by distance C, and one triangular plane का नाम है प्लेन B, lies in the middle, lies exactly in the middle. In the middle लिखने से ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा. Lies exactly in the middle of these two planes. Exactly in the middle of these hexagonal planes. Lies exactly in the middle of these hexagonal planes. In these two hexagonal planes. Middle of two hexagonal planes. हेक्सागोनल प्लेन्स के बीच में एक ट्रायंगुलर लेयर, ट्रायंगुलर प्लेन आ रहा है. द यूनिट सेल हैज, इस यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं देखो, हैज 12 कॉर्नर एटम्स, 12 corner atoms, 2 face center atoms, 3 body. 3 body center. and 3 inner atoms. body center नहीं बोल सकते उसको. 3 inner atoms in the form of triangle. तो इस यूनिट सेल के पास 12 तो कॉर्नर एटम्स हैं, 2 फेस सेंटर एटम हैं और 3 इनर एटम्स हैं. 3 इनर एटम्स आर आल्सो अवेलेबल. तो अब इस कैलकुलेशन के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बताना है, एबीसी और आर का रिलेशनशिप है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, सेकेंड नेबर, ये सारा कुछ डिस्कस करते हुए तब हम लोग पहुंचेंगे पैकिंग फ्रैक्शन तक. नोट कर लीजिए इसको. यहाँ अभी मैंने यूनिट सेल नहीं दिखाया है, जस्ट इमेज में ये बताया है कि स्ट्रक्चर कैसा बना है. यूनिट सेल अगले पेज पर इसका मैं दिखाऊंगा. नोट कर लिया? Yes, sir. ये यूनिट सेल है इसका. दिस इज द यूनिट सेल. इस यूनिट सेल में देखिए कॉर्नर एटम्स के जो फ्रैक्शनल पार्ट है 1/6 पार्ट कॉर्नर एटम का वही दिखाया गया है, और नीचे बीच में जो ट्रायंगुलर प्लेन है, ट्रायंगुलर प्लेन के तीनों एटम्स, स्फेरिकल एटम्स पूरी तरह से यूनिट सेल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर विजुलाइज हो रहा है. ये प्लेन बी है, ऊपर का हेक्सागोनल प्लेन, नीचे हेक्सागोनल प्लेन. नीचे इसका यूनिट सेल डायग्राम वैसा बनाया गया है, एक 3D डायग्राम यहाँ बनाया गया है. आप उसके थ्रू समझ सकते हैं कि एटॉमिक कंट्रीब्यूशंस किस तरह से कॉर्नर पर, फेस सेंटर पर एग्जिस्ट कर रहा है. सो सेकेंड पॉइंट है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. इमेज जरूर एक बार अच्छे से देख लीजिए. इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं?
इनइफेक्टिव नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर 6 यूनिट सेल, टोटल 12 कॉर्नर, 12 तो कॉर्नर एटम्स होंगे, कॉर्नर Yes, एटम्स 6 का होगा। कंट्रीब्यूशन 1/6, यस 6 होगा, 2 × 1/2, 3 एटम्स पूरी तरह से यूनिट सेल के अंदर है, 3 × 1 कंट्रीब्यूशन 1 है उनका, ये आ गया 2 + 1 + 3, टोटल 6 एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर 6 एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, रिलेशन बिटवीन A, B, C and R. R is radius of atom. A and B they are equal. Hexagonal layer में AB equal है, equal to 2R है, and C by A रेशियो यहाँ पर फिक्स किया गया है, और वो C by A रेशियो है √8/3 for ideal hexagonal packed, ideal hexagonal क्लोज पैक स्ट्रक्चर। आइडियल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अगर है तो उसके लिए C by A रेशियो √8/3 होगा। C by A रेशियो इज √8/3। सर इस केस में पैकिंग फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा। यस, पैकिंग फ्रैक्शन क्लोज पैक्ड है, पहले से ही स्टेटमेंट इसके नाम में ही क्लियर हो रहा है कि पैकिंग फ्रैक्शन क्लोज्ड है, और उस कंडीशन में 74% पैकिंग मिलेगी। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा √8/3 टाइम्स A, एंड इक्वल टू कह सकते हो आपकी √8/3 टाइम्स 2R। तो C और AB सबका वैल्यू R के साथ रिलेट कर दिया। AB इज इक्वल टू 2R, C इज इक्वल टू √8/3 टाइम्स A, और इसलिए √8/3 टाइम्स 2R। अब मैं नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कोऑर्डिनेशन नंबर पर फोकस करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद सर फिर इसमें C की पैकिंग बात फ्रैक्शन। कर, आप सर C इसमें बाई, हाँ बोलो। सर इसमें C की बात करें तो C इक्वल सर 4R होगा। क्या होगा? सर C इक्वल 4R, ये कैसे? 2R मिडिल पर, R ऊपर, एक R नीचे। फिर से बताना। सर 2R मिडिल पर, एक R नीचे, एक R ऊपर। ये क्या हुआ ये? हाँ, यहाँ किसी इमेज से देख के बता रहे हो? कौन से इमेज से देख के यस बता सर। रहे हो ये? सर फर्स्ट इमेज से क्या देखा? C और R का रिलेशन कितना बोला? 4R। यस सर। नहीं होगा सर, कौन कम से इमेज होगा। से देखा था? कौन से इमेज से देख लिया था भाई, ये तो बताओ। सर इसमें सेकंड वाला। ये यस सर। ये वाला हाँ, बीच वाले को पूरा रेडियस ले लिया। अरे पूरा एटम यहाँ नहीं है भाई, लाइन में नहीं है, सभी एक लाइन में नहीं है। तभी तो मैंने पूछा कि इन तीनों एटम्स को इस तरह से रखोगे तो क्या चौथा एटम इसके ऊपर ही रख दोगे क्या? यहाँ ब्लू और ब्लैक एटम्स को इसके ऊपर रखोगे? नहीं, यहाँ रखा जाता है, यहाँ रखने हाँ से सर, हाइट कम होती है। समझ घुस गए जाएगा सर। एटम उसके अंदर तो। और एटम के ऊपर एटम्स नहीं रखा है, एटम्स के वैली में एटम्स रखा है। 3 एटम्स जहां ज्वाइन हो रहे हैं वहां वैली बनेगा, और उस वैली में एक ऊपर का एटम टेट्राहेड्रॉन बनाते हुए रख दिया गया। ठीक है, जब 3 एटम्स इस तरह से होंगे तो आपको यहां रखना है, डायरेक्टली हेड ऑन नहीं रखना है कि बस एक एटम के जस्ट ऊपर एटम रख दो, लड्डू की तरह नहीं रखना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट है नियरेस्ट नेबर्स, फोर्थ पॉइंट। सर उतारा नहीं सर, राइट बैक। क्या नहीं लिखा?
तो लास्ट वाला लिखना है दोनों में। लिखो ना उसको, लिख दो। और ये c बाई a इज इक्वल टू रूट a बाई 3 आपने मतलब डाटा को पहले से प्री कैलकुलेटेड है। प्री कैलकुलेटेड नहीं है, कैलकुलेट कर सकते हो आप, मैंने बस वैल्यूज लिखी हैं, अगर कहोगे तो मैं उसको दिखा दूंगा कैलकुलेट करके। मैथमेटिक्स है, जस्ट थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सर थोड़ा सा बता दीजिएगा फिर सी बाई रूट 8/3। क्या बोल रहे? सर ये बता दीजिएगा थोड़ा सा, फिर थोड़ा कैलकुलेट कैसे किया सी बाई ए का रेशियो। ठीक है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी फोर्थ पॉइंट होगा। फोर्थ पॉइंट पर नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स बताओ पहले, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितना होगा? और कोऑर्डिनेशन नंबर। फेस सेंटर एटम को एज ए रेफरेंस एटम चूज कीजिए और उसके नियरेस्ट नेबर्स देखिए। मैंने यहाँ इमेज ले रखा है, उस इमेज में नियरेस्ट नेबर्स दिख रहा है। सर 12। Yes, sir, 12. 12 एटम्स है। एक फेस सेंटर लोगे तो 6 एटम्स उसके प्लेन में मिल जाएंगे जो कि उसके नियरेस्ट नेबर है। 6 कॉर्नर्स, फेस सेंटर लोगे तो 6 कॉर्नर्स उसको अपने प्लेन में मिले नियरेस्ट नेबर्स। 3 एटम्स का ट्रायंगुलर प्लेन ऊपर होगा एक, और 3 एटम्स का ट्रायंगुलर प्लेन नीचे होगा। वो भी तो कांटेक्ट में है ना फेस सेंटर के साथ। तो 3 3 6 6 12। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दोगे 12 एट डिस्टेंस ए। डिस्टेंस ए पर 12 नियरेस्ट नेबर्स अवेलेबल हैं। फिर आएगा नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, नंबर ऑफ सेकंड नेबर्स। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, थोड़ा कनेक्शन इशू था। सर 12। ये प्लेन है, हेक्सागोनल प्लेन में 6 एटम्स मिल रहे हैं इसको नियरेस्ट नेबर्स। यस सर। 1 2 3 4 3 एटम्स ऊपर के प्लेन में है, एक ट्रायंगुलर प्लेन और एक नीचे ट्रायंगुलर प्लेन। 3 + 3 + 3 + 6। ओके सर। नंबर ऑफ सेकंड नेबर्स। अब जो सी हाइट है, हाइट ऑफ द यूनिट सेल, वो हो जाएगा सेकंड नेबर का डिस्टेंस। सर 2 होगा। यस, ये 2 होगा। तो देयर आर 2 सेकंड नेबर्स, 2 सेकंड नेबर्स, डिस्टेंस है सी। एक प्लेन इस वाले का लेंगे तो ये वाले प्लेन का फेस सेंटर और इस प्लेन का फेस सेंटर, यही ये दोनों एटम्स हो जाएंगे सेकंड नेबर एट डिस्टेंस सी। ठीक है, नेक्स्ट है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। तो फार्मूला आपने लिखा था एपीएफ का, एन इफेक्टिव पूरे एटम्स का वॉल्यूम, एन इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम। तो न्यूमरेटर में वॉल्यूम ऑफ एटम्स हो गया यूनिट सेल में, और नीचे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, C√3/2 A² C। अब इसी को चेक करना है, 74 पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा, 74% पैकिंग आनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है? हाँ 6 एटम्स हैं, एक का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ए और सी का रिलेशन आपने अभी लिखा ही था थोड़ी देर पहले। तो आप एपीएफ की वैल्यू, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू 6 एटम्स 4/3 पाई आर इज A/2 होल क्यूब एंड डिवाइडेड बाई 3√3/2 A²। सी की वैल्यू लिखना है √8/3 टाइम्स ए। चेक कर लो इसको कैलकुलेट करके।
जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, जो फाइनली बचे फाइनली उसको आप पैकिंग फ्रैक्शन लिख देंगे। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन चेक करो इससे कितना आता है। ये C है, C इज इक्वल टू अंडर रूट 8 बाई 3 टाइम्स A एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाई 3 रूट 2 और रूट 2 पाई बाई 6 चेक कर लेना आप लोग अभी, और 0.74। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू है 74%। परसेंटेज में 74% पैकिंग फ्रैक्शन आया। ये सर 0.74 आ रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है सर एक बार 7th पॉइंट, टाइप ऑफ पैकिंग क्लोज पैक्ड। प्लीज राइट पैकिंग तो बैक। क्लोज पैक्ड है ही। एंड नेक्स्ट एक पॉइंट 8th पॉइंट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स में जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, हीलियम, इन सब का स्ट्रक्चर HCP होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इस तरह का स्ट्रक्चर यही एलिमेंट्स दिखाते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, हीलियम, इन सभी एलिमेंट्स में देखने को मिलता है। सर एक बार राइट बैक कर दीजिए सर। ओके सर, डन। नेक्स्ट स्लाइड। टाइप ऑफ पैकिंग क्लोज पैक्ड और कुछ एलिमेंट्स जिनके एग्जांपल्स जो इस तरह का स्ट्रक्चर शो करते हो उनको लिख लिया हमने। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर में 74% पैकिंग है। चलिए, एक पॉइंट अभी हम लोग बात कर रहे थे ए और सी के रिलेशन की, इसको सर, चेक करना है अभी। हाँ Yes? ये सर वो भी चेक करना है। सर एक डाउट है यहीं पे, सर जो हमने एन इफेक्टिव है इसमें 6 ही है हमने। हाँ, 6 एटम्स लिखा तो है, 6 एटम्स कैलकुलेट भी किया था। सेकेंड पॉइंट कम ज्यादा है क्या? नहीं मतलब मेरा ठीक सर, ये तो हमारा सेकंड नियरेस्ट एटम होगा ना। क्या सेकेंड नियरेस्ट नेबर होगा, एटम होगा? नहीं समझ पाया मैं। यहाँ सेकेंड पॉइंट लिखा है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 6 हैं। ओ हाँ हाँ, ओके सॉरी सर, सॉरी सर। अब रिलेशन सी और ए का अभी बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दूंगा मैं। सी एंड ए का रिलेशन हमें समझना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक ट्रायंगुलर लेयर जो बीच में था, बीच में एक ट्रायंगुलर लेयर था, वो आप इस तरह से बना लीजिए। तो ट्रायंगुलर लेयर में कोई भी आप अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो कहाँ पर ज्वाइन होता है एंगल बाइसेक्टर्स? सेंट्रोइड। मान लो आपके पास इस तरह से सेंट्रॉइड पर ज्वाइन होता है। सेंट्रॉइड का साइड कितना होगा, लेंथ कितना होगा? अगर मान लो ये ए है ट्रायंगल का, ये बी है पॉइंट, ये सी है, सेंट्रॉइड का जो बाइसेक्टर है उसका लेंथ ए ई हो गया। ए ई को जो पॉइंट ओ है किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2/3। 2 और 1 के रेशियो में। 2 रेशियो। यस सर, 2। तो यहां से आप बता सकते हो लेंथ ऑफ ए ई, अगर ये लेंथ पूरा ए हो
ये लेंथ भी ए हो, ये लेंथ भी, क्यूब का जो टेट्रागोनल है, सॉरी ट्रायंगल है, ट्रायंगल का लेंथ ए है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3 into height. यहाँ पर एंगल है 30 डिग्री। बताओ ए का लेंथ कितना होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए का लेंथ क्या होगा? √3/2. √3/2 ए, ठीक है, a cos 30। तो लेंथ ऑफ AO कितना आएगा? दिस विल बी 2/3 टाइम्स AE। AE. 2/3 टाइम्स √3/2 A, मतलब A/√3 आ गया, ठीक है, A/√3 आया। Yes. अब इस सेंट्रॉइड से एक ट्रायंगल पास कर रहा था, इस ट्रायंगल से अगर हम बात करें, यही ABC अगर मैं यहां पर बना दूं, एक तरफ कम थोड़ा किया हूं मैं डिस्टेंस, अगर इस तरह से डिस्टेंस पास कर रहा है ये सेंट्रॉइड से, ये मान लो A पॉइंट है, ये B है, ये C है, ऊपर का फेस सेंटर है, ये ऊपर के लेयर का फेस सेंटर यहां है और नीचे के लेयर का फेस सेंटर यहां है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये O पॉइंट है, ये लेंथ हो जाएगी C/2, C/2, C/2। ये लेंथ आपने अभी कैलकुलेट किया A/√3, ये लेंथ कितनी होगी? जो भी हाइपोटेन्यूज बनाया उसका लेंथ क्या होगा? C²/4 + A²/3/2 Sir, 2A/2. A होगा, A होगा कि नहीं होगा? A, इन राइट एंगल ट्राइंगल A होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। इन राइट एंगल ट्राइंगल GOC, hypotenuse A square is equal to C/2 square and plus A/√3 square, ऐसा होगा ना? और इसको चेक करोगे तो C/A रेशियो आ जाएगा √8/3। अब बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया? राइट एंगल ट्राइंगल में GOC इसका लेंथ फेस सेंटर तीनों एटम्स को टच करेगा कि नहीं टच करेगा? ऊपर का फेस सेंटर नीचे के तीनों एटम्स को टच करेगा तो उसके साथ ये डिस्टेंस बनेगी, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। यस सर। ऊपर का फेस सेंटर अपने नियरेस्ट नेबर के साथ टच होगा तो डिस्टेंस A होगी ना? यस सर। 2R, वही तो 2R होगा ना। ये ऊपर का फेस सेंटर इस कॉर्नर वाले एटम के साथ भी टच होगा, इस कॉर्नर के साथ भी टच होगा, इस कॉर्नर के साथ भी, नियरेस्ट नेबर्स हैं ये। तो नियरेस्ट नेबर्स के साथ जब भी कांटेक्ट में होगा, अगर यहां पर मैं देख के बताऊं इमेज में, ऊपर वाला फेस सेंटर क्या इस एटम के साथ टच में है? इस वाले एटम के साथ, यहां वाला एटम। यस सर। तो डिस्टेंस A हुई। यस सर। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ही A है,
अब वो कॉर्नर लो, फेस सेंटर लो, जो भी लोगे। अब आप इसमें बताइए, कोई डाउट है किसी को? तो क्लास ओवर हो चुका है। सर ये वाला फेस सेंटर जो है वो तो ABC तीनों के साथ ही तो टच होगा ना, ए डिस्टेंस है। हाँ तो क्या हुआ उसमें, तो किसी के साथ भी हाँ आप ट्रायंगल बना के ये हाँ सर, कर वही सकते हो। पूछ ही रहा तीनों था के सर साथ मैं। टच है। सर वही पूछ ही रहा हाँ था। मैं यही बता रहा हूँ, तीनों के साथ टच होगा, तीनों के साथ टच होगा। वो टेट्राहेड्रॉन बना रहा है, टेट्राहेड्रॉन का साइड लेंथ है ए, हम्म, टेट्राहेड्रॉन। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ये मैंने इसका कैलकुलेशन पूरा कर दिया कंप्लीट। कुछ क्वेश्चंस इस स्लाइड इसके साथ लगा दूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे ये क्वेश्चन है, BHU के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको प्रैक्टिस के लिए मैं लगा दूंगा, आप लोग ट्राई करना। एक GNU का क्वेश्चन भी है, ठीक है, एक ओके सर। मिसलेनियस क्वेश्चन। अगली क्लास में डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर, डायमंड का स्ट्रक्चर अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस अभी आपको आज PPT वाला स्लाइड्स भेज दूंगा, आप लोग क्वेश्चंस देख के सॉल्व करके अगली क्लास में डिस्कस कर लेना। ओके सर ओके सर। यस सर वो थोड़ा जस्ट वाले प्रॉब्लम था तो मुझे क्लास अभी, सर पूछ सकते हैं? कौन सा जस्ट वाला? सर जो आपने शुरुआत में कराया था ना अब बोलो। पिछली क्लास में जो, हाँ ये वाला। यस सर। मुझे यही क्या समझ नहीं समझना आ इसमें रहा है सर बताओ। कि सर जो FCC में सर ये 4 एटम्स हैं, तो SC में सर ये एक मतलब N इफेक्टिव 1 कैसे हो जा रहा है सर? स्ट्रक्चर में होता है कि नहीं होता ये बताओ। यस सर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में यस यूनिट सर, सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर में होता है सर। तो लैटिस क्रिस्टल में हो रहा है। फेज ट्रांजिशन इसी को तो बोलते हैं। फेज ट्रांजिशन का मतलब है पहले फेज। क्या एटम्स मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये बताओ। यस सर, कर सकते हैं। टेम्परेचर पे अगर गर्म करोगे किसी भी मटेरियल को, लिक्विफाई हो जाएगा, बाद में स्ट्रक्चर हो सकता है पहले कुछ और रहा हो, पहले लोवेस्ट टेम्परेचर पर रहा हो, फिर हाईएस्ट टेम्परेचर पर रहा हो। तो टेम्परेचर के साथ एटॉमिक मूवमेंट पॉसिबल है एंड इसलिए स्ट्रक्चर चेंज होगा। और सर ये आप जो कह रहे अब हैं सर सिंपल वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उसमें जो लेटेस्ट पैरामीटर हाँ होगा सर फिर वो तो भी सेम होना चाहिए, तभी तो सर ये वॉल्यूम कांस्टेंट होगा ना उस यूनिट से। भाई, आप एक क्रिस्टल का वॉल्यूम है, एक क्रिस्टल का वॉल्यूम है और एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है, कंफ्यूज मत हो। क्रिस्टल का वॉल्यूम, बड़ा सा क्रिस्टल है, उसका वॉल्यूम कह रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम बड़ा सा है, वॉल्यूम का क्रिस्टल जो वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल है उसकी बात कर रहा है, चेंज नहीं। वो यूनिट सेल का वॉल्यूम तो चेंज करना ही पड़ेगा भाई। जब सारा कुछ सेम ही रखेंगे तो कैलकुलेट क्या करेंगे? कैलकुलेशन करना है। चेंज हो रहा है सर, वो समझ में नहीं है। उसी में क्रिस्टल का वॉल्यूम कंफ्यूजन है कहाँ सर, वो चेंज हो रहा है? क्रिस्टल का लिखा तो है वॉल्यूम। सेकंड स्टेटमेंट नहीं पढ़ो, सर, क्या मतलब लिखा हुआ है क्यों नहीं? क्रिस्टल का वॉल्यूम। हाँ हाँ सर। सर तो वही कंफ्यूजन है सर कि क्रिस्टल का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है और यूनिट सेल का हो रहा है सर। उसको एक बार आप थोड़ा सा डायग्राम बना के अगर बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ही डायग्राम बन नहीं सकता तो बिकॉज एक confuse यूनिट हो सेल का, एक यूनिट सेल बनाने की बात हो तब तो ठीक भी है। क्या डायग्राम क्या बनाओगे इसमें? एक बड़ा सा यूनिट सेल बनाओ, इसके अंदर कितने एटम्स होंगे? 4। हाँ सर। FCC है, हाँ सर। ठीक है। अब यहां पर अभी छोटे छोटे 4 यूनिट सेल बना दिया, एक एटम एक एक एटम रखने वाले। अब ये यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक का। मतलब एक FCC के अंदर 4 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन गए, कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ तो बस वही आपको ये रेशियो यहां दिख भी रहा है। वॉल्यूम ऑफ FCC यूनिट सेल इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो एक फेस सेंटर के अंदर 4 यूनिट सेल अगर सिंपल क्यूबिक के बन जा रहे हैं, एक एक एटम उनके अंदर जा रहा है यूनिट सेल के अंदर, तो क्या प्रॉब्लम है? पूरे क्रिस्टल का वॉल्यूम तो नहीं चेंज हुआ ना? पूरे क्रिस्टल का वॉल्यूम तो नहीं चेंज हुआ ना? यस सर। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू। बोलो सर। आप क्वेश्चन कहाँ पे सर सेंड करेंगे सर? हाँ क्वेश्चंस यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दूंगा तो मतलब कोई स्लाइड में। यस सर।
ऐप में जाएगा, ये जो स्लाइड्स जाती हैं पीडीएफ भेजता हूं मैं, पीडीएफ के साथ ऐप में क्वेश्चंस भी रहेंगे इसी में। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको दे दिया बीएचयू का, जिंक क्रिस्टलाइजेज इन एचसीपी स्ट्रक्चर, आर है हाइट ऑफ यूनिट सेल, क्या होगा। अब ये क्वेश्चन है मैग्नीशियम हैज एचसीपी स्ट्रक्चर, रेडियस दे दिया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पर फिर आइडियल हेक्सागन के लिए सी बाई ए रेशियो, एबी टाइप स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हीलियम का स्ट्रक्चर दिया है, डेंसिटी पूछा है। ये क्वेश्चन है, जेएनयू में क्वेश्चंस अच्छे आते हैं इसके, तो ये सब क्वेश्चन आपको इसी में स्लाइड में अटैच रहेगा, देख लेना। ओके सर। चलिए ठीक है, क्लास अभी आज के क्लास का टाइम ओवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या डिस्कस करना है नेक्स्ट। थैंक यू सर। और किसी, थैंक यू, और किसी को कोई डाउट है तो बताएं। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। तो ना क्लास ओवर कर रहा हूँ, थैंक यू सभी का। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे का डिस्कशन डायमंड क्यूब।